नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त संदीप सैनी आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एजुकेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमारी हिंदी विषय पर तीसरी कक्षा है। पहली कक्षा में पढ़ा हमने हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास और दूसरी कक्षा में पढ़ा हमने हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के वर्गीकरण पर, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिसका विश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो किसी भी काल को हम चार भागों में बांट सकते हैं, चार चरणों में बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हमसे चार चरणों में बांट सकते हैं। जैसे कि हमने पहले वो कहा प्रथम चरण, दूसरे को कह सकते हैं द्वितीय चरण, और तीसरे को अगर हम तृतीय चरण कहते हैं तो इसमें कुछ समस्या तो आनी नहीं चाहिए। तृतीय चरण, और चौथे को कहा गया चतुर्थ चरण। किसी भी काल को विभाजन को हम चार भागों में बांट सकते हैं: प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। और ऐतिहासिकता की दृष्टि से प्रथम चरण को कहा जाता है आदिकाल। ऐतिहासिकता की दृष्टि से प्रथम चरण को क्या कहा जाता है? आदिकाल। और ऐतिहासिकता की दृष्टि से ही द्वितीय चरण को कहा जाता है पूर्व मध्यकाल। और तृतीय चरण को कहा जाता है मध्यकाल। और वहीं ऐतिहासिकता की दृष्टि से चतुर्थ काल को कहा जाता है आधुनिक काल। क्या कहा जाता है? आधुनिक काल। तो ऐतिहासिकता की दृष्टि से प्रथम चरण को आदिकाल, दूसरे चरण को पूर्व मध्यकाल और तीसरे चरण को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर मध्यकाल। और चतुर्थ चरण को कहा जाता है आधुनिक काल। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य जब अपना रचना की तो उसे आदिकाल नहीं कहा, द्वितीय चरण को पूर्व मध्यकाल नहीं कहा, तृतीय चरण को उत्तर मध्यकाल नहीं कहा, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चतुर्थ चरण को आधुनिक काल जरूर कहा। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रथम चरण के आदि काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल ना कह करके इसको कहा वीर गाथा काल। क्या कहा? वीर गाथा काल कहा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का जो समय है वो 1050 से लेकर के 1375, क्या बताया? 1050 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत बताया। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्यों कहा? आदि काल में उस समय पर जो भी रचनाएं हो रही थी, चाहे वो परमाल रास हो या कोई सी भी रचना हो, वे सारी की सारी वीर रस से परिपूर्ण थी। क्या थी? वीर रस का उनमें आनंद आता था। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को वीर गाथा काल कहा। क्या कहा? वीर गाथा काल कहा। और इसका समय इन्होंने 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत दिया। जैसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदि काल को वीर गाथा काल कहा, वैसे ही इनके विरुद्ध बहुत सारे व्यक्तित्व खड़े हुए। किसी ने वीर गाथा काल को कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा। तो इनके विपक्ष में बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए, जिनमें से एक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने वीर गाथा काल अर्थात आदि काल को वीर गाथा काल स्वीकार न करके बीज वपन काल स्वीकार किया। क्या कहा? बीज वपन काल। अब आपसे पूछा जाएगा कि आदि काल को बीज वपन काल किसने कहा?
तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा, किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। और इनके बाद जो दूसरे थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उन्होंने इसे संधि एवं चरण का काल कहा। संधि एवं चरण का काल कहा। इसने डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा। राहुल सांस्कृत्यायन। अभी आप लोगों ने देखा कि जैसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, तो वैसे ही उनके प्रतिपक्ष में बहुत सारे व्यक्तित्व आए जिन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल स्वीकार नहीं किया, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीजवपन काल की संज्ञा दी, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि एवं चरण का काल कहा। वहीं राहुल सांस्कृत्यायन भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी सिद्ध एवं सामंत काल कहा। राहुल सांस्कृत्यायन कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे, बल्कि एक वह व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम कवि को ढूंढा और यह सिद्ध किया कि हिंदी साहित्य के प्रथम कवि सरापा हैं। और तीसरा व्यक्ति वीरकाल, विश्व प्रसाद मिश्र ने इसे वीरकाल की संज्ञा दी। वीर काल की संज्ञा विश्व प्रसाद मिश्र ने दी। विश्व प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल कहा, और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल की संज्ञा किसने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यहाँ से प्रश्न ये वाला पूछा जाता है कि आदिकाल की संज्ञा किसने दी? तो दी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल के बाद एक व्यक्ति आए श्याम सुंदर दास ने वीर गाथा काल ना मान करके इसे वीर गाथा युग कहा। आदिकाल को क्या कहा? वीर गाथा युग कहा श्याम सुंदर दास ने। शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत प्रथम चरण को आदिकाल कहा जाता था ऐतिहासिकता की दृष्टि से, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को आदिकाल न कहकर के इसे वीरगाथा काल कहा, और इसका समय 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत दिया। वीरगाथा काल इस समय पर बहुत ज़्यादा जो रचनाएं हो रही थी वे वीरता को लेकर के हो रही थी, वीर रस की रचनाएं हो रही थी। जैसे ही वीरगाथा काल कहा तो अनेक प्रतिपक्ष में व्यक्तित्व आए, जिनमें बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, संध्या एवं चरण का काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा, सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा, वीरकाल विश्व प्रसाद मिश्र ने कहा, और आदिकाल को आदिकाल की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी। जबकि श्याम सुंदर दास ने आदिकाल को वीरगाथा युग कहा। क्या कहा? युग कहा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? वीरगाथा काल की संज्ञा दी थी। द्वितीय चरण में जो पूर्व मध्य काल था, पूर्व मध्य काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्य काल न कह करके इसे भक्ति काल कहा। क्या कहा? इसे भक्ति काल कहा। जैसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा तो कोई भी व्यक्तित्व इनके विरोध में, इनके विपक्ष में खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे भक्ति काल कहा था। और वास्तव में उसे भक्ति काल कहते भी क्यों ना, उस समय पर भक्ति काल के 4 स्तंभ तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और मलिक मोहम्मद जैसी 4 व्यक्तित्व थे जो क्या कर रहे थे? उस समय भक्ति काल की रचनाओं में लगे हुए थे, रचनाएं कर रहे थे।
और बल्कि वे ही नहीं, उनके शिष्य भी भक्ति काव्य धारा में रचनाएं लिखना शुरू कर दिया था। इसलिए उन्होंने उसे भक्ति काल कहा। उनके विपक्ष में कोई भी व्यक्ति नहीं आया। भक्ति काल को हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। और भक्ति काल का जो समय था वो 1375 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत था। क्या था? 1700 विक्रम संवत था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांट दिया। पहला काल, पहले को कहा निर्गुण काव्य धारा। क्या कहा? निर्गुण काव्य धारा। और दूसरे को कहा सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा। निगुण काव्य धारा जहाँ पर ईश्वर निरंकार है, जिसका कोई भी आकार नहीं होता, ठीक है। और सगुण जो साकार है, जिसका आकार है, जैसे राम, श्री कृष्ण आदि। तो निर्गुण के अंतर्गत निरंगुण काव्य धारा के अंतर्गत भक्ति काल में को भी 2 भागों में बांटा। और इन्होंने बताया कि ये एक ज्ञान काव्य धारा और दूसरा प्रेमाश्रय काव्य धारा। रामाश्रय श्रेय काव्य धारा और एक ज्ञानाश्रय काव्य धारा। जहाँ पर ज्ञान है वहाँ पर ही प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ पर ज्ञान है, और वहाँ पर ही ईश्वर है। तो यहाँ पर क्या आ गया है? निर्गुण काव्य धारा को 2 भागों में बांटा, जबकि सगुण काव्य धारा को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा। जैसे रामाश्रय, जहाँ पर राम श्री राम का वर्णन, और श्री कृष्ण, अर्थात राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा, जहाँ पर भगवान का एक रूप है, एक आकार है। और यहाँ पर निर्गुण में जहाँ पर कोई आकार नहीं है, निरंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है, भक्ति काल के अंतर्गत ही आ जाता है। तृतीय चरण को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा। उत्तर मध्य काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा। तो जैसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा, एक बार फिर इनके विपक्ष में, विरोध में बहुत सारे कवि आ गए, रचनाकार आ गए। और रीति काल का इन्होंने जो समय था वो 1700 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत से लेकर के 1900 विक्रम संवत बताया। 1900 विक्रम संवत बताया। जैसे इन्होंने रीति काल कहा तो इनके विपक्ष में व्यक्तित्व खड़े हुए। और रीति काल का मतलब होता है पद्धति। क्या होता है? पद्धति। तो इन्होंने एक पद्धति बताई। और इसी काल को जो इनके विरोधी थे उन्होंने कहा, जैसे एक व्यक्ति थे मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने रीति काल को अलंकृत काल कहा। क्या कहा? अलंकृत काल। मिश्र बंधु ने कहा, मिश्र बंधु ने कहा। एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे अलंकार काल कहा। अलंकार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अलंकार काल कहा। जबकि रीति काल को कला काल की संज्ञा, कला काल की संज्ञा रमाशंकर शुक्ल ने की। रमाशंकर शुक्ल ने की। रमाशंकर शुक्ल ने की। तीसरे काल को उत्तर मध्य काल और ऐतिहासिकता की दृष्टि से कहा जाता था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा। उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा और इसका समय 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत कहा। और रीति काल जैसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, इनके विरोध में कुछ व्यक्ति खड़े हुए। एक थे मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने रीति काल कह करके इसे अलंकृत काल कहा। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे अलंकार काल कहा। और रमाशंकर शुक्ल ने इसे कला काल का नाम दिया। जबकि यहाँ पर
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि अगर ये अलंकार काल कहा जाता है, क्या भक्ति काल में अलंकार नहीं था? भक्ति काल में अलंकार नहीं था। मलिक मोहम्मद जैसी या तुलसीदास की रचनाओं में कौन सा अलंकार नहीं था? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार के बहुत बड़े ज्ञान था। कहाँ पर? यहाँ पर भक्ति काल में। तो इसलिए इसे इन्होंने मना कर दिया और ऋतु काल की संज्ञा सबसे उपयुक्त मानी गई तृतीय चरण को या उत्तर मध्य काल में। आता है चतुर्थ चरण, जिसे कहा जाता है आधुनिक काल। क्या कहा जाता है? आधुनिक काल। आधुनिक काल का सर्वप्रथम प्रश्न ये आता है कि आधुनिक काल को क्या नाम दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा। आधुनिक प्रश्न आएगा कि आधुनिक काल को आधुनिक काल की संज्ञा किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी। और आधुनिक काल में गद्य, क्या कहा? गद्य कहा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था? दो होता है, एक तो गद्य होता है, एक पद होता है। तो आधुनिक काल में जो रचनाएं हो रही थी वे गद्य काव्य में हो रही थी। किस में हो रही थी? गद्य काव्य में हो रही थी। आधुनिक काल का गद्य, आधुनिक काल का गद्य कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के वर्गीकरण किस तरह से किया और आधुनिक काल को। आधुनिक काल के विषय में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतने रखेंगे। नमस्कार।